हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज मेरे साथ मौजूद हैं भारत एक्सप्रेस के सीएमडी एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी, जिनकी दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज इतना बड़ा भव्य गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। इनसे जानेंगे कि किन कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बड़े शहरों में इस तरीके से खास भव्य सम्मेलन किए जाते हैं, लेकिन गाजीपुर में इसका आयोजन, जिसकी शुरुआत आज काशी की धरती से हो रही है। सर, किन कठिनाइयों का आपने सामना किया है और किस तरीके से इस आयोजन को भव्य बनाने की पूरी कोशिश भारत एक्सप्रेस की टीम की तरफ से, भारत डायलॉग की टीम की तरफ से? देखिए, छोटी जगहों पे जब आप कोई बड़ा कार्यक्रम लेके आते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये कार्यक्रम हमने दिल्ली में सुना था, चलो बनारस चूँकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो बड़ा शहर बन गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, कुछ इवेंट जैसे जश्न रेख्ता, कुछ जो साहित्य से जुड़े कार्यक्रम हैं वो माइलस्टोन बना चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। जैसे साहित्य आज तक हमारा चैनल है, देश का बड़ा चैनल है, वो करता है। लेकिन गाजीपुर जैसी जगह पे जो ABC जो कहते हैं, टीयर A, टीयर B, टीयर C, किसी टीयर में आता ही नहीं। लेकिन हमने सोचा और रूप प्रारूप बन गया। पूजा और विवेक ने प्रस्ताव रखा और मैंने इसको अप्रूव किया और मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा आयोजन होने जा रहा है। इसके उद्घाटन सत्र के लिए साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर स्वयं पधारे हैं, अपने परिवार के समेत। और भी देशों के लोग हैं, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के एडवाइज़र आए हुए हैं। ये सभी लोगों का संबंध कहीं न कहीं गाजीपुर से है। जितने ट्रिनिडाद टोबैको, गयाना, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रियों में मुझे कभी न कभी जाने का मौका मिला और सरकारी डेलीगेशन में जाने का मौका, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और गिरमिटिया मजदूर बन के लोग गए और वहाँ से इस लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए हम लोगों को जोड़ पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और अच्छा मौका है और लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर में हम इसका उद्घाटन करेंगे लाइटिंग लैंप के साथ। और मैं कह सकता हूँ, मुश्किल तो देखो हर काम में आती है, मुश्किलों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, सफलता की तरफ नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और देखिए, खास तौर से युवाओं की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आजकल का युवा भटकता हुआ नजर आ रहा है। 30 सेकंड की रील देखकर सोचते हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लें और अपने समय को बिता लें। ऐसे में आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा साहित्य से जुड़ें? मैं नहीं मानता कि युवा भटकता हुआ नजर आ रहा है। ये एक आदत की बात है कि रील ज़्यादा देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज का युवा पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। वो एक फुली मेडिकेटेड दुनिया में पैदा होता है। जिस दिन उसकी माँ कंसीव करती है उस दिन से उसकी डिलीवरी तक उसकी जो पूरी जीवन ऊर्जा है वो पूरी की पूरी बची रहती है। पहले जब बच्चा पैदा होता था तो कम से कम 4 बीमारियां निश्चित रूप से उसको होती थी और उसकी जीवन ऊर्जा समाप्त हो जाती थी। वो एक स्वस्थ हेल्दी नागरिक नहीं होता था। अभी का जो बच्चा है वो बड़ा कमाल का बच्चा है। उसको अच्छा डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, अच्छे अवसर मुहैया कराने की ज़रूरत है। देखो, मैं हमेशा एक बात आजकल कह रहा हूँ अपने संबोधनों में कि माँ बाप बच्चा पैदा करने का अवसर तैयार करते हैं। आत्मा कहाँ से आती है, सोल ने कहाँ से उसमें प्रवेश किया, ये अभी तक दुनिया में लाख वैज्ञानिकता और ज्ञान विकसित हो गया हो, लेकिन अभी इस बारे में कोई नहीं बता पाया। तो कौन सा बच्चा किस सोल की जर्नी से निकल के वहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और न कोई जानकारी बता पाया। अगर इसको कोई डिकोड कर पाया तो मुझे लगता है कि ईश्वर की सत्ता हार जाएगी, आदमी की सत्ता जीत जाएगी। और मेरा ये दावा है कि ईश्वर की सत्ता के सामने आदमी की सत्ता का कोई मोल ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। इसलिए ईश्वर की सत्ता कमाल की सत्ता है। हर बच्चे में बहुत विलक्षण गुण है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हमारे अंगूठे के बायोमेट्रिक से यानी निशान से किसी दुनिया के किसी दूसरे आदमी का निशान नहीं मिल सकता। हमारी रेटिना स्कैनिंग से दुनिया के किसी आदमी की रेटिना स्कैनिंग नहीं मैच कर सकती। आप सोच के देख सकते हैं कि परमात्मा की कोडिंग क्या है। तो मैं कह सकता हूँ कि मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और अच्छा साहित्य डिजिटल मीडिया पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी है। उसको देखने जानने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों के अंदर की उस जीवन ऊर्जा को जगा के उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। साहित्य की दिशा में गाजीपुर के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गाजीपुर भारत देश के उन जिलों में से है जिसने साहित्य सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अध्यात्म और साहित्य गाजीपुर की धरोहर रही है।
मैं कह सकता हूं कि कुबेरनाथ राय जैसा ललित निबंधकार भारत देश में दूसरा नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर विवेकी राय जैसा साहित्यकार दूसरा पैदा नहीं हुआ, भोलानाथ गहमरी जैसा हास्य कवि ढूंढे से आपको नहीं मिलेगा, डॉक्टर राहिम मासूम रजा जैसा पटकथा लिखने वाला दूसरा कोई भारत देश में नहीं है। ये सारे लोग गाजीपुर से थे। मैं अगर मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं, अगर मैं गलत हूं तो जरूर इसको करेक्शन किया जाना चाहिए। पंडित रविशंकर का जन्म हमें पता है कि नुसरतपुर गाजीपुर में गांव है, वहां हुआ था। उसके बाद वो लोग माइग्रेट करके छोड़ के चले गए थे। गाजीपुर वीर अब्दुल हमीद की भूमि है। मतलब जिस तरह से डॉक्टर वीर अब्दुल हमीद डॉक्टर नहीं थे, वो मेरे मुंह से गलत निकला, वीर अब्दुल हमीद साहब जिस तरह से 1965 के वार में जो लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें जो वीरता का और शौर्य का परिचय उन्होंने दिया वो अद्भुत है। वैसा मुझे नहीं लगता कि एक जीप पर टैंक था और पाकिस्तानी सेना के मुकम्मल टैंकों को नष्ट किया और लड़ाई लड़ी और उनको परमवीर चक्र मिला, जो मतलब सम्मान और शौर्य का सबसे ऊंचा ओहदा है। तो गाजीपुर के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि अध्यात्म की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पौहारी बाबा के पास उनको भेजा। वो वहाँ आके रहे लंबे समय तक और उनसे योग की और गहरे ध्यान की दीक्षा लेकर के गए। तो ये राजा गांधी की नगरी है और यहाँ कह सकते हैं कि गंगा अपनी दिशा बदलती है। क्यों बदलती है इसका कारण नहीं पता किसी को। एक दिशा से दूसरे दिशा में बहने वाली नदी कर्व लेकर के दिशा बदल के आगे जाती है। तो गाजीपुर बहुत ही अच्छी धरा है और ऋषियों की धरा है। यहाँ से ज्ञान की गंगा निकली। तो आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि ज्ञान की गंगा ऐसे ही बहती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।